हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका सॉलिड स्टेट पहला जो चैप्टर है आपका सीबीएसई की केमिस्ट्री की बुक का। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, पूरा सॉलिड्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है हमें। तो आप जानते होंगे सॉलिड्स क्या होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। मैटर जो होता है आपका केमिस्ट्री में, साइंस में जो मैटर्स होते हैं उनमें 3 स्टेट्स में मिलते हैं हमें मैटर्स। फर्स्ट होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और थर्ड होती है गैस। तो इस सॉलिड स्टेट की यहाँ हम बात करेंगे। सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो सॉलिड्स के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नोट्स में मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स में ग्रुप पे मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से आपको डिस्कस कर लेना है। फिर मैं बोल देता हूँ इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिड होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो पुट योर फर्स्ट हेडिंग एज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ constituent पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड्स का, वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है कि जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जिन पार्टिकल्स से मिलकर आपका सॉलिड बना है, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स से मिलकर आपका सॉलिड बना है, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे आपके जो सॉलिड्स है, दीज आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, CRY, crystalline solids, and the second one is amorphous solid. ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि दीज आर ट्रू सॉलिड्स, ये एक्चुअल में सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। एंड इनके लिए फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है स्यूडो सॉलिड्स। ये क्या होता है, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। होने को तो सॉलिड हैं, ठीक है, स्यूडो मतलब धोखेबाज, धोखा देने वाले, दिखने को तो सॉलिड्स हैं, लेकिन एक्चुअल में इनमें सारी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की नहीं है। जैसे हमने ले लिया डायमंड, डायमंड जो आपका ट्रू सॉलिड्स के अंदर आता है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज जो सॉलिड्स की होती है वो फॉलो करता है। लेकिन जैसे हमने ले लिया ग्लास, ले लिया आपका ग्लास जो होता है सारी आपके सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है, कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई के आपके बोर्ड के एग्जाम में कि आपकी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स में जो ग्लास लगा होता है, वो ग्लास जो होता है उसकी थिकनेस नीचे से थोड़ी ज्यादा होती है, उसका क्या रीजन है। तो उसका रीजन ये है कि क्या होता है, जो ग्लास के अंदर जो मैटर होता है वो धीरे धीरे पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे आके कलेक्ट होने लगता है, और नीचे आकर जब वो कलेक्ट होता है तो उसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से उनको स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई अमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स, तो आपको उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। उसका आंसर यही हम डिस्कस करेंगे बाद में, मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसके अंदर सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो कैसे भाई, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो 2 टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, ए और बी। तो उसमें अरेंजमेंट कैसे होगा, ए बी एंड ए बी। इस तरह से मतलब एक पर्टिकुलर रेंज को फॉलो करेगा थ्रू आउट द सॉलिड, जहां तक सॉलिड एग्जिस्ट करता है वहां तक यही ऑर्डर फॉलो करेगा, ए बी। सेकंड जो इसके जो डायमेंशन होगी उसके अंदर भी ऐसे ही करेगा, ए बी। इस टाइप से ये इस ऑर्डर को थ्रू आउट द सॉलिड फॉलो करेगा। तो इसका जो ऑर्डर होता है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट का जो ऑर्डर होता है, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, जैसे थोड़ी देर तक फॉलो किया ए बी, लेकिन थोड़ी देर बाद बी स्टेप से आपका सब कुछ अरेंजमेंट आ गया, नीचे कुछ ए करके आ गया, थोड़ी देर तो ए को फॉलो किया, बाद में फिर बी स्टेप से कुछ आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, और इनका क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यानी फॉलो तो करेंगे लेकिन पर्टिकुलर रेंज के लिए फॉलो करेंगे, थ्रू आउट द सॉलिड फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो कैसे हो गए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स हो गए, और अमॉर्फस सॉलिड्स कैसे हो गए, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स हो गए।
थर्ड पॉइंट इसमें आपको क्या लिखना है, ये जो होते हैं एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। इनकी नेचर कैसे होती है, एनआइसोट्रोपिक होती है, जबकि इनकी नेचर होती है आइसोट्रोपिक इन नेचर। इनकी नेचर आइसोट्रोपिक होती है। अब बात आती है कि एनाइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक होता क्या है। ठीक है, कोई भी सॉलिड है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है कोई भी सॉलिड की, या रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमने ले लिया। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनको हमने कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम इस डायरेक्शन में मूव किया। तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मान लो हमें कुछ वैल्यू मिली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसके बाद हम इस डायरेक्शन में मूव किया तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यू मिली, लेकिन इस बार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें मिली है वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से डिफरेंट होगी। वो है बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, आप देखो ए बी टाइप का अरेंजमेंट है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज कुछ अलग शो करेगा। लेकिन इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखो ए कुछ अलग डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट है, इससे डिफरेंट है ये जो अरेंजमेंट है, तो यहाँ क्या करेगा, कुछ अलग वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा जैसे मान लो अगर हम यहाँ चलते हैं तो इस डायरेक्शन में बी आ रहा है आपके, तो यहाँ कुछ अलग वैल्यू मिलेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एनाइसोट्रोपिक। क्या होता है एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपी होती है, एनाइसोट्रोपी की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो शॉर्ट में मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब अगर आप डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करोगे तो किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, ये एनाइसोट्रोपी होती है। तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनाइसोट्रोपी की प्रॉपर्टी शो करता है। जब इसमें क्या होता है, इसमें आप किसी एक डायरेक्शन में चलोगे तो आपको वो एलिमेंट रिपीट हो गया ए बी टाइप का। यहाँ चलोगे तो ए आ रहा है, कुछ देर में बाद में कुछ बी पे आ जाएगा। तो मोर और लेस आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेम ही मिलेगी, जैसे मिल रही थी इस डायरेक्शन में वैसे इस डायरेक्शन में मिलेगी। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक कहते हैं नेचर में, आइसोट्रोपी होना कहते हैं। ठीक है, तो ये आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक क्या होती है, डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। एनाइसोट्रोपिक होता है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और चीज पढ़ते हैं इनके बारे में। अगली चीज, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, बीपी एंड एमपी आर शार्प। अब इससे क्या मतलब है, जैसे मान लो डायमंड ले लिया अपन ने, डायमंड के एक एग्जांपल है, तो मैंने कहा आपसे कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो मतलब एग्जैक्ट 200 डिग्री सेल्सियस पे आपका मेल्ट हो जाएगा। या मैंने आपसे कहा कि डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस होता है, तो एग्जैक्ट 300 डिग्री सेल्सियस पे आपका डायमंड बॉयल हो जाएगा। यहाँ पे है फोर्थ पॉइंट आपका बीपी एंड एमपी। बीपी एमपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर इन रेंज। इनके जो बीपी और एमपी होते हैं वो रेंज में होते हैं। कैसे, जैसे हमने ग्लास ले लिया और मैंने आपसे कहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, इट मीन्स कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एक रेंज में होगा, जैसे 150 से 200 के बीच कहीं भी मेल्ट हो सकता है या धीरे धीरे मेल्ट होता है, मतलब 150 और 200 के बीच में। तो इस टाइप से इनके बीपी एंड एमपी होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर अपन लिखें तो एग्जाम्पल हो गया डायमंड, क्वार्ट्ज, NaCl। इसका एग्जाम्पल ग्लास आपको याद रखना है। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको और बता दूं इसके बारे में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम चाकू की हेल्प से काटते हैं, जैसे मान लो हमने डायमंड ले लिया और डायमंड को हमने चाकू की हेल्प से काटा, उसको तोड़ा कैसे भी करके, तो जब वो उसका जब क्लीवेज होगा, जब वो टूटेगा तो आप देखोगे कि उसकी जो नई सरफेस जो मिलने वाली जो नई सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होगी। ठीक है, जबकि अगर हम अमोर्फस सॉलिड फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास को ले लेते हैं तो ग्लास को आपने सोचा होगा जो अपना जनरल कांच आता है उसको तोड़िए, आप देखोगे उसकी जो नई सरफेस मिलेगी हमें, नई मिलने वाली जो सरफेस है उसकी वो थोड़ी रफ होगी। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है, मैं लिखा नहीं रहा हूँ उसको। तो ये बात हो गई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉपी कर ले आप इसको, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई,
अब इस चैप्टर के अंदर हमें खाली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस करना है, ना कि अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो हमारा जो फोकस होगा वो खाली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पिछले केस में जो हमने पढ़ा था वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था, और इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अमोर्फस सॉलिड्स को हमें इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना है, वी ओनली हैव टू डील विद द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जो नेचर में ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज और लिख लो भाई, अमोर्फस सॉलिड जो अभी हमने पढ़ा है, अमोर्फस सॉलिड जो है उनको हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। अब इनको सुपर कोल्ड लिक्विड्स क्यों कहते हैं, मैंने आपको जो ग्लास वाला जो एग्जांपल बताया कि पुराने जो बिल्डिंग्स होती है कांच की बनी, उनमें क्या होता है, कांच जो होता है उसकी थिकनेस नीचे से थोड़ी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली ऊपर वाले एरिया से। तो उसका रीजन ये होता है कि आपका जो ग्लास होता है वो बेकर नीचे आ रहा होता है, इसी वजह से इसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं।